जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एशियन पॉलीफेज सिस्टम का सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन टोटली प्रीवियस ईयर होंगे, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम बार्क, इसरो, एनपीसीएल, जो भी एग्जाम जो टेक्नीशियन से रिलेटेड होते हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको ये टोटल 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इम्पिडेंस ट्रायंगल बनता है, किसके द्वारा बनता है? आपके पास ऑप्शन है इम्पिडेंस, पावर और करंट से मिलकर, इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से मिलकर, इम्पिडेंस, पावर और फ्रीक्वेंसी से मिलकर, इम्पिडेंस, वोल्टेज और पावर से मिलकर। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से मिलकर ये इम्पिडेंस ट्रायंगल बनता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। ये 2018 में एएलपी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है अनंत, शून्य, स्थिर, 100 ओम। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, इससे पहले मैंने भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रिलेटेड करवाया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है या नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। शून्य होता है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक कैपेसिटिव लोड में धारा प्रवाहित की जाती है तब धारा और वोल्टेज होता है, लीड करती है, इन फेज होती है, लैग करती है, फेज में कोई संबंध नहीं होता। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। चार ऑप्शन है आपके पास, लीड करती है, इन फेज रहती है, लैग करती है, फेज में कोई संबंध नहीं होती। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं। जब भी आपसे पूछा जाए कि जब एक कैपेसिटर लोड में धारा प्रवाहित होती है तब धारा और वोल्टेज हमेशा लीड करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वैद्युत सामर्थ्य की एक निश्चित मात्रा को संचरित किया जाता है तो संचरण की क्षमता कब बढ़ती है? पावर फैक्टर स्थिर रहता है और वोल्टेज घटता है, दोनों, पावर फैक्टर और वोल्टेज बढ़ता है, पावर फैक्टर और वोल्टेज दोनों में कमी आती है, वोल्टेज स्थिर रहता है और पावर फैक्टर घटती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो पाता है कि नहीं। ये 2018 के यूपीपीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो पा रहा है या नहीं। ये टोटल ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपसे ये बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझसे बताइए आपसे किस टॉपिक पे क्वेश्चन, मैं उसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर दूंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। दोनों पावर फैक्टर और वोल्टेज दोनों दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन 20 द करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? संधारित्र को, प्रतिरोधक को, प्रेरक को, ऊपर का कोई भी नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शक्ति गुणक परिपथ को किसको अगर हम जोड़ दें तो उसका उन्नत हो जाएगा? संधारित्र जोड़कर, प्रतिरोधक को जोड़कर, प्रेरक को जोड़कर, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। हम शक्ति गुणांक सुधारने के लिए हम हमेशा संधारित्र कैपेसिटर का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रही हो तो क्या होगा? चालक अनुनाद में होंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टेज घटेगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये ओपीपीसीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या होगा जब एक ही दिशा में अगर हम धारा को ले जा रहे हैं तो उनमें क्या होगा? चालक में अनुनाद में होंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टेज बढ़ेगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगी जब दो चालक एक ही दिशा में धारा को ले जा रही होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरसी सर्किट का शक्ति गुणक होता है पश, अग्र, एकक और शून्य। कैसा होता है आरसी सर्किट का? शून्य होता है, पश्च होगा, अग्र होगा, एकक होगा।
आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पाता है कि नहीं। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि आरसी सर्किट जब भी पूछा जाए तो इसका हमेशा ही ये अग्र होती है सर्किट में शक्ति गुणक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकला आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन होता है 60 डिग्री, 120 डिग्री, 270 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, त्रिकला आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन होता है। जब भी इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि त्रिकला यानी थ्री फेज आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन होता है, वो 120 डिग्री होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है प्रेरकत्व में, धारिता में, प्रतिरोध में, सभी में। एसी सर्किट में आप जानते हैं कि हमेशा इसमें शक्ति व्यय होती है, जब उसमें प्रतिरोध जुटा रहता है तो उसमें शक्ति का व्यय होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी, प्रतिरोध में होता है शक्ति का व्यय। एसी जब भी आपसे पूछा जाए कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होता है, वो हमेशा प्रतिरोध में होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 वोल्ट एसी की शिखर वोल्टता होगी। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, मैं आपको ये बनाकर दिखा दूं। आपसे ये शिखर मान पूछ रहा है। ये एक फार्मूला होता है जो इस तरह से इस पर ये बनती है। ये फार्मूला ये इस टाइप का होता है। आई जो आपको दिया, पहले मैं फार्मूला लिख दूँ फिर मैं बता दूँ ये कौन कौन सी चीज़ दिया। आई आर एम एस, ये होता है फार्मूला। आई मैक्स होता है ये बटा √2, ये फार्मूला होता है। यहाँ 1 × रहता है, इस टाइप से फार्मूला होता है। इसको बनाने के लिए हमें आपको ये दिया गया है RMS आई आर एम एस बराबर आपको दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है, और आपको आई मैक्स पूछा जा रहा है। तो जाहिर अब इस फार्मूला पर ये सीधे पुट कर देते हैं। यहाँ RMS का वैल्यू दिया गया है 220 वोल्ट बराबर 1/√2 मैक्स, आई मैक्स। ये इसका हो गया। ये जाकर इधर गुना हो जाएगी तो आई मैक्स बराबर हो जाएगा √2 × 202। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। यो यहाँ पे 200 दिया गया, ये गलत दिया गया है, लेकिन इसका आंसर यही होगा √2 × 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सर्किट का प्रतिरोध और प्रतिबाधा 10 ओम हो तो इसका शक्ति कारक है 0 होगा, लीडिंग होगी, लैगिंग होगी, यूनिट होगी। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों 10 ओम या बराबर, यदि सर्किट का प्रतिरोध और प्रतिबाधा 10 ओम हो तो इसका शक्ति गुणक कैसा होगा, शक्ति कारक कैसा होगा, ये यूनिट होगी। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये यूनिट होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर बराबर होता है √VI cos phi। यह सूत्र 3 फेज परिपथ लागू होता है जब परिपथ क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, डेल्टा कनेक्शन होगा, स्टार कनेक्शन या दोनों कनेक्शन होगा। ये पावर √3VI cos phi ये दोनों के लिए लागू होता है, स्टार और डेल्टा दोनों के लिए लागू होता है। ये दोनों पावर फैक्टर दोनों का सेम होता है। पावर दोनों शक्ति निकालने के लिए दोनों फार्मूला सेम होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RL परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम है तथा इंडक्टिव रिलैक्टेंस 8 ओम है, तो इसका इम्पिडेंस क्या होगा। मैंने इस पर कल आपको क्वेश्चन कराया था, मैं फार्मूला आपको बता दूं। इसका फार्मूला होता है आपको ये फार्मूला आपको मैं दे दूं। आपका फार्मूला ये है जेड बराबर, सॉरी, ये आपका फार्मूला होता है जेड बराबर √R²
और इंडक्टिव प्लस इंडक्टिव रिलक्टेंस होता है एक्सएल का स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया, डायरेक्ट इस पर पुट कर दीजिए। आपको जो जो दिया गया है आपको ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा 64 अंडर रूट, ये जाकर हो गया अंडर रूट 100, ये रूट से निकलेगा तो ये 10 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उपभोक्ता के लिए समांतर डैश से सबसे ज्यादा किफायती शक्ति गुणांक होता है 0.876 पश्चिमगामी, 0.75 अग्रगामी, और ऑप्शन सी है 0.4 अग्रगामी, और ऑप्शन डी आपके सामने 0.5 पश्चवर्ती। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो पा रहा है या नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। एक उपभोक्ता के लिए समांतर 0.876 पश्चिमगामी या पश्चवर्ती सबसे किफायती शक्ति गुणांक होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ये मैं आपको ये बनाकर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन मैं पढ़ दूँ पहले। किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का आर ओम दिया गया आपका 40 ओम है, इंडक्टिव इंडक्टेंस दिया गया है 90 ओम, और इंडक्टिव कैपेसिटेंस दिया गया है 60 ओम। यदि ये सभी श्रेणी में हो तब जेड का मान पूछा जा रहा है, प्रतिबाधा आपका नाम मान पूछा रहा था। इसका फॉर्मूला होता है, आपको मैं पहले फॉर्मूला दिखा दूँ आपको क्या होता है, इसका फॉर्मूला बता दूँ आपको। जेड बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट आपका XC माइनस और XL का होल स्क्वायर, ये होता है। अब ये प्लस माइनस जिसमें भी बड़ा और छोटा से आप ये यहाँ इस तरह से घटा सकते हैं। इस टाइप का होता है, या तो XL बड़ा हो जाए या XC बड़ा हो जाए, दोनों में से आप किसी को आगे पीछे कर कर घटा सकते हैं। तो ये आपका जेड दिया गया है 40 ओम का स्क्वायर, और ये आपका दिया गया है 90 माइनस 60 का स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको कुछ आप इसे तोड़ बना स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1600 हो जाएगा, और इसे घटा कर आप कीजिएगा तो ये आपका जाकर स्क्वायर निकलेगा, ये 900 हो जाएगा अंडर रूट, ये टोटल 2500 हो जाएगा, और ये रूट से निकलने पर ये टोटल 50 ओम आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसी के लिए संधारित्र द्वारा दिए जाने वाले विरोध को क्या कहते हैं? अवरोध इम्पिडेंस, संधारित्र विरोध कैपेसिटेंस रिलक्टेंस, और प्रतिरोध, और ऑप्शन डी है धारिता कैपेसिटेंट। इसी तरह जब आपसे पूछा जाए कि एसी के लिए संधारित्र द्वारा दिए जाने वाले विरोध को क्या कहते हैं, तो ये संधारित्र है तो संधारित्र विरोध होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान डैश होता है, असीमित होता है, इकाई होता है, शून्य लीडिंग होता है, और शून्य लैगिंग होता है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान क्या होता है? एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान शून्य लीडिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। आपको पीवीसी का फुल फॉर्म आपको पहले से ही मालूम होगा, इसका आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलक्टेंस की यूनिट को कहा जाता है? हर्ज, फैराडे, हेनरी, ओम। हर्ज होता है फ्रीक्वेंसी का, फैराडे होता है कैपेसिटेंस का, हेनरी होता है इंडक्टेंस का, और जो लास्ट बचा आपके सामने ऑप्शन डी इज द रिलक्टेंस का, ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगुलर वेव का पिक फैक्टर होता है 2, 1.414, 1, और ऑप्शन डी है 1.73। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहे हैं। मैं आपको आंसर दूंगा इसके बाद। ट्रायंगुलर वेव का
पीक फैक्टर होता है 1.73। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 माइक्रोफैराड संधारित्र को जब 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ा जाता है तब धारा का मान क्या होगा? 11 एम्पियर होगा, 12 एम्पियर होगा, 12.5 एम्पियर होगा, 10.57 एम्पियर होगा। अगर मैं इसको आपको बनाकर दिखाऊं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और ये काट गुना भाग करने में बहुत जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। अगर आपसे ये डायरेक्ट नॉमेरिकल आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो डायरेक्ट आप याद रखिए इसका 11 एम्पियर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध प्रेरक इंडक्टर में वोल्ट और करंट के बीच अंतर क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री लीड करती है और एक होता है और 90 डिग्री लैग करती है। क्या होगा इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब ये शुद्ध इंडक्टर होगा तो हमेशा वो लैग करेगी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्टार प्रयुक्त 3 फेज परिपथ का फेज करंट 100 एम्पियर हो तो लाइन करंट क्या होगा? आपसे ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, जब 3 फेज में परिपथ में फेज करंट 100 की जितना भी वो ऑप्शन में दिया रहे वो लाइन करंट के बराबर होता है। फेज और लाइन करंट दोनों बराबर होता है। यदि आपसे क्वेश्चन इस टाइप का रहा, यदि स्टार प्रयुक्त 3 फेज परिपथ का फेज करंट 100 एम्पियर हो तो लाइन करंट क्या होगा? तो लाइन करंट 100 एम्पियर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से फेज और लाइन करंट दोनों बराबर होती है 3 फेज परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी प्रक्रिया परिपथ इंडक्टिव सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्टेज और प्रवाहित करंट के बीच फेज रिलेशनशिप क्या है? ऑप्शन है करंट वोल्टेज से आगे, करंट वोल्टेज से पीछे, वोल्टेज करंट वोल्टेज के साथ में, वोल्टेज करंट के से पीछे। आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या हो सकता है। तो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दूं आपके लिए। किसी प्रक्रिया परिपथ जिसका हम बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट में प्रयोग किया गया वोल्टेज और प्रवाहित करंट के बीच फेज रिलेशनशिप क्या होता है? करंट वोल्टेज से आगे, करंट वोल्टेज के पीछे, करंट वोल्टेज के साथ में, वोल्टेज करंट से पीछे। आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर होगा जब इस टाइप का वोल्टेज और करंट फेज रिलेशनशिप होता है करंट वोल्टेज के पीछे। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर ये क्वेश्चन है, अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात मान निम्नलिखित में से किसके समान होता है? परिपथ के प्रतिरोध के समान, परिपथ के प्रतिवाद के समान, कुंडलित का प्रतिघात और संधारितों का प्रतिघात। आंसर देने का कोशिश कीजिए। ये इसरो 2012 में क्वेश्चन पूछे गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा। जब अनुनाद आवृत्ति प्रेरक प्रतिघात का मान किसके बराबर होता है? तो संधारित का प्रतिघात के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर होगा। कौन सा समीकरण एक किसी दोलन की कोणीय आवृत्ति व्यक्त करता है? आवृत्ति बराबर एफ बाई 2 पाई गुने एफ बाई पाई और 2/f। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। से डायरेक्ट आप याद रखिएगा, जब भी इसका आपको कोणीय आवृत्ति आपसे व्यक्त के लिए पूछा जाए तो डायरेक्ट होता है 2 पाई गुने एफ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार कनेक्शन 3 फेज सर्किट का लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है, इसका फेज वोल्टेज कितना होगा? ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा। इसका इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि स्टार कनेक्शन 3 फेज सर्किट का लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है, इसका फेज वोल्टेज कितना होता है? तो इसका फेज वोल्टेज 230 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात में ज्यादा होता है तो कौन सा कथन सत्य होगा? आंसर देने का कोशिश कीजिए। ऑप्शन 4 है आपके सामने, देखिए पढ़िए खुद से। विद्युत धारा के फेज में विद्युत प्रवाह
के फेज में, विद्युत प्रवाह के फेज से बाहर, विद्युत प्रवाह के वोल्टेज से ज़्यादा, विद्युत प्रवाह के वोल्टेज से कम। आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था तो डायरेक्ट आप इस टाइप का क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ अलग से बताने के लिए इसमें है नहीं। किसी ऐसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात से ज़्यादा होता है तो कौन सा कथन सत्य होगा? विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी परिपथ में धारा का मान 4 एम्पियर है तो उस धारा के अधिकतम तात्कालिक परिणाम होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं आपको ये बनाकर दिखा दूं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो IRMS बराबर होता है 1M, IMS बराबर √2। तो आपको इसमें से आपको दिया गया है I दिया गया आपको, और अधिकतम मान पूछा तो ये हमसे IMAX पूछा जा रहा है, IMAX पूछा जा रहा है आपसे। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं IM बराबर IRMS इंटू √2। इससे हो गया, ये आपका RMS वैल्यू दिया गया था 4 एम्पियर गुने √2। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक चौक कुंडली हम लोग हाँ, जैसे मरकरी में आप लोग देखते होंगे एक कुंडली होता है, चौक कुंडली, वो किस में होता है? वो सिर्फ AC में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे में क्वेश्चन आ गया, एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AC परिपथ की औसत शक्ति होती है, ये डायरेक्ट आपको ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। EV और IV cos फाई होता है, ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध AC में RMS का मान तथा शिखर मान का अनुपात होता है। मैंने जस्ट अभी को बताया कि ये फॉर्मूला ये होता है IRMS बराबर होता है 1/√2 गुने IMAX। ये फॉर्मूला होता है। तो RMS का वैल्यू पूछा तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। फिर से मैं फॉर्मूला लिखकर आपको दिखा देता हूँ। IRMS बराबर होता है 1/√2 गुने IMAX, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट आप इसे याद रखिएगा। इस पर आपको क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल कराया है, आप देख सकते हैं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वारकीय सप्लाई जिसका चरम मान 100 वोल्ट है तो RMS मान क्या होगा? मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, मैं फिर से आपको करा देता हूँ ये इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपसे चरम मान दिया गया है और RMS मान पूछा गया है। तो RMS मान पूछा गया, ये हो जाता है 1/√2 और चरम मान आपको दिया गया है 100, डायरेक्ट हो जाएगा 100/√2, ये आंसर हो जाएगा। मैं फार्मूला एक बार फिर से लिख कर दिखा देता हूँ आपको। IRMS बराबर होता है 1/√2 गुने IMAX, ये फार्मूला होता है। आप डायरेक्ट इस पर पुट कर सकते हैं। 1/√2 गुने IMAX वैल्यू दिया है 100, ये डायरेक्ट हो जाए 100/√2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी परिपथ में सदा क्या होता है? अपरेंट पावर ग्रेटर देन एक्चुअल पावर, रिएक्टिव पावर ग्रेटर देन अपरेंट पावर, एक्चुअल पावर ग्रेटर देन रिलेक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर ग्रेटर देन एक्चुअल पावर, ये डायरेक्ट होता है। आपसे मैं आंसर बता दूं इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होता है। इसी पावर में सदा अपरेंट पावर जो होता है एक्चुअल पावर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए आवश्यक शक्ति को डैश से गुना करते हैं। अनुनादी आवृत्ति, मापन गुणक, आपूर्ति गुणक, शक्ति गुणक।
आंसर देने का कोशिश कीजिए। हम किससे गुना करते हैं वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए? आवश्यक शक्ति को डैश से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं? अनुनादी आवृत्ति से, मापन गुणक से, आपूर्ति गुणक से या शक्ति गुणक से? हम वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए आवश्यक शक्ति को शक्ति गुणक से गुना करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक भार इंडक्टिव लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणक पावर फैक्टर डैश हो जाता है। एकांक, पश्चिगामी, अनंत और अग्रगामी। इंडक्टिव है, आपसे लोड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर देने का कोशिश कीजिए। कैसा होगा? जब भी इंडक्टिव लोड होगा तो वो पश्चिगामी होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। और वो यही कैपेसिटिव होगा तो वो अग्रगामी होगा। ये याद रखिएगा, इंडक्टिव पश्चिगामी और कैपेसिटिव अग्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? लाइन वोल्टेज 1/2 फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बराबर √2 इंटू फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। इसका डायरेक्ट ये आंसर होता है, जब डेल्टा कनेक्शन हो तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच संबंध होता है। लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र भार कैपेसिटिव लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक पावर फैक्टर डैश हो जाता है। मैंने जस्ट इससे पहले जब ये क्वेश्चन इंडक्टिव बता रहा था तो मैंने उस टाइम कैपेसिटिव के बारे में आपको बताया कि जब भी आपसे पूछा जाए कि इंडक्टिव हो तो पश्चिगामी होगा और कैपेसिटिव होगा तो अग्रगामी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संयोजन में उदासीन बिंदु होता है? स्टार में, ओमेगा में, डेल्टा में, सिग्मा में। जब इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसमें संयोजन में उदासीन बिंदु होता है, वो सीधे स्टार में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणांक क्या हो जाता है? 0.9 हो जाएगा, 1 होगा, 1.2 होगा, 0.8 होगा। क्वेश्चन है आपसे, यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणांक 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत स्थिरी इलेक्ट्रिक आयरन के ताप को किसके उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है? द्विधात्विक पट्टी, प्रतिरोध, तापमान संसूचक, तापयुग्मक और थर्मिस्टर। हम विद्युत स्थिरी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हम द्विधात्विक पट्टी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट का यूज करते हैं तापमान को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवर्तित आवृत्ति ड्राइव का आउटपुट तरंग रूप क्या होता है? वर्गाकार रंग होता है, शुद्ध ज्वारीय तरंग होता है, संकृत ज्वारीय तरंग होता है, स्पंद विस्तार मॉडुलित ज्वारीय तरंग होता है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो पा रहा है कि नहीं। ये 2000 लेटेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको इसरो में 2020 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। परिवर्तित आवृत्ति ड्राइव का आउटपुट तरंग रूप होता है आपका स्पंद विस्तार मॉडुलित ज्वारीय तरंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज के लिए संतुलित एवं असंतुलित लोड दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है? जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाना है कि 3 फेज में संतुलित हो या असंतुलित, दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए हमेशा 2 वाट मीटर का यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। यदि संतुलित 3 फेज स्टार प्रणाली में लाइन धारा 30 एम्पियर है तो फेज धारा होगी। आंसर देने का कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए है 51.9 एम्पियर, 17.3 एम्पियर, 15 एम्पियर और 30 एम्पियर। आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि संतुलित लोड होगा तो दोनों बराबर होगी, लाइन धारा और फेज धारा दोनों बराबर होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
46 नंबर क्वेश्चन, एसी परिपथ में प्रेरक प्रतिघात का व्यंजक है। √πL, √πFL, 1/2 √πFL। ये L इंडक्टिव होता है और F फ्रीक्वेंसी होता है, मैं आपको यहाँ बता दूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। एसी परिपथ में प्रेरक प्रतिघात का व्यंजक होता है 2πFL। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणीबद्ध आरसी परिपथ में धारा होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सप्लाई वोल्टेज के साथ एक ही फेज में होती है। निर्दिष्ट विभव के आउटपुट निर्दिष्ट विभव के आउट फेज में होती है। निर्दिष्ट विभव के अग्रगामी होती है। निर्दिष्ट विभव के पश्चिमगामी होती है। आंसर देने का कोशिश कीजिए। ये श्रेणीबद्ध आरसी परिपथ में धारा पूछा जा रहा है आपसे। यह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमगामी होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। श्रेणीबद्ध आरसी परिपथ में धारा निर्दिष्ट विभव के पश्चिमगामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसी सर्किट में प्रेरक और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डैश में रेट किया जाता है। एम्पियर में रेट करते हैं, वॉट में रेट करते हैं, ओम में रेट करते हैं या वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में रेट करते हैं। हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम ओम में रेट करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISI कोड के अनुसार अर्थ कनेक्शन के लिए किस रंग के वायर का उपयोग किया जाता है। हम लोग यहाँ न्यूट्रल आपसे नहीं पूछा, ये अर्थ वायरिंग के लिए पूछा जाए तो अर्थ वायरिंग के लिए हम हरा रंग का यूज करते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन इस पर बता दूं, जब भी आपसे पूछा जाए कि हम न्यूट्रल के लिए काला यूज करते हैं, अर्थ के लिए हरा यूज करते हैं और फेज के लिए हम लोग रेड, येलो और ब्लू का यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज अनुक्रम प्रणाली में जब तीनों फेज भार संतुलित होता है तो न्यूट्रल में धारा होती है शून्य, किसी भी मान की निम्न और उच्च। जब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि 3 फेज अनुक्रम प्रणाली में जब 3 फेज भार संतुलित हो तो न्यूट्रल में हमेशा धारा शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन करवाया हूँ। अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज ही करवाऊँगा, फिर मैं बाद में आपको एक सेट तैयार करूँगा जिसमें टोटल 40 और 50 क्वेश्चन का मैं एक सेट तैयार करूँगा और मैं रोज़ आपसे इस टाइप का मैं दूंगा जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। और प्लीज़ दोस्तों अगर अच्छे लगते हैं और मेरे फीडबैक ज़रूर दीजिए मेरे कमेंट में, मैं और किस में सुधार कर सकता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।